नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो कहानी विपुल के साथ में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंटो जी की लिखी हुई कहानी तमाशा। सादत हसन मंटो एक नाम जो किसी परिचय, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मंटो की कहानियां समाज को आईना दिखाती रही हैं। मंटो ने कहानी लेखन का प्रारंभ तमाशा कहानी से किया, जो जलियांवाला बाग के खूनी हादसे से प्रेरित है। इस कहानी में घटना को स्थूल ढंग से चित्रित नहीं किया गया है, बल्कि एक बच्चे खालिद की मानसिकता के जरिए दमनकारी प्रवृत्तियों को बेनकाब किया गया है। अपने रेखा चित्र बारी साहब में मंटो ने लिखा है, मेरा सबसे पहला मौलिक अफसाना तमाशा के शीर्षक से खलफ के उसी अंक में प्रकाशित हुआ था। मैंने उस पर अपना नाम नहीं दिया था, इस डर से कि लोग हंसेंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं मंटो साहब का पहला अफसाना तमाशा। 2-3 रोज से हवाई जहाज सियाह उकाबों की तरह पर फैलाए खामोश फिजा में मंडरा रहे थे, जैसे वे किसी शिकार की तलाश में हो। सुर्ख आंधियां वक्त बेवक्त किसी आने वाले खूनी हादसे का पैगाम ला रही थी। सुनसान बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त एक अजीब सा भयावह समा पेश कर रही थी। वे बाजार जो आज से कुछ अरसे पहले लोगों के हुजूम से भरे हुआ करते थे, अब किसी नामालूम खौफ की वजह से सूने पड़े थे। शहर की फिजा में एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी और भयानक खौफ राज कर रहा था। खालिद घर की खामोश और स्तब्ध फिजा से सहमा हुआ अपने वालिद के करीब बैठा बातें कर रहा था। अब्बा, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? बेटा, आज स्कूल में छुट्टी है। मास्टर साहब ने तो हमें बताया ही नहीं। वह तो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कूल का काम खत्म करके अपनी कॉपी नहीं दिखलाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। वह बताना भूल गए होंगे। आपके दफ्तर में छुट्टी होगी? हाँ, हमारा दफ्तर भी आज बंद है। चलो अच्छा हुआ, आज आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनूंगा। यह बातें हो रही थी कि 3-4 जहाज चीखते हुए उनके सिर के ऊपर से गुजर गए। खालिद उनको देखकर बहुत भयभीत हो गया। वह 3-4 रोज से इन जहाज़ों को गौर से देख रहा था, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वह हैरान था कि ये जहाज सारा दिन धूप में क्यों चक्कर लगाते रहते हैं। वह उनकी रोजाना की गतिविधि से सख्त तंग आकर बोला, अब्बा, मुझे इन जहाज़ों से सख्त खौफ मालूम हो रहा है। आप इनके चलाने वालों से पहले कह दें कि वे हमारे घर से ना गुजरा करें। खौफ? कहीं पागल तो नहीं हो गए खालिद? अब्बा, ये जहाज बहुत खौफनाक है। आप नहीं जानते ये किसी न किसी दिन हमारे घर पर गोला फेंक देंगे। कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रही थी कि इन जहाज वालों के पास बहुत से गोले हैं। अब्बा, अगर इन्होंने इस किस्म की कोई शरारत की तो याद रखें, मेरे पास भी एक बंदूक है, वही जो आपने मुझे पिछली ईद पर लाकर दी थी। खालिद के अब्बा ने अपने लड़के के गैर मामूली साहस पर हंसते हुए कहा, मामा तो पागल हैं। मैं उनसे दरियाफ्त करूंगा कि वह घर में ऐसी बातें क्यों करती हैं। इत्मीनान रखो, वे ऐसी बात कभी नहीं करेंगी। अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे में चला गया और हवाई बंदूक निकालकर निशाना लगाने का अभ्यास करने लगा, ताकि उस रोज हवाई जहाज वाले गोला फेंके तो उसका निशाना ना चूक जाए और वो पूरी तरह बदला ले सके। काश प्रतिशोध का यही नन्हा जज्बा हर शख्स में पैदा हो जाए। इस अरसे में जबकि एक नन्हा बच्चा अपनी बदला लेने की फिक्र में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का अब्बा अपनी बीवी के पास बैठा हुआ मामा को हिदायत कर रहा था कि वह आगे से घर में इस किस्म की कोई बात न करे जिससे खालिद को दहशत हो। मामा को और बीवी को इस किस्म की ताकीद करके वह अभी बड़े दरवाजे से बाहर जा रहा था कि खादिम एक भयानक खबर लाया कि शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के करीब एक आम जलसा करने वाले हैं और यह आशा की जाती है कि कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर पेश आकर रहेगी। खालिद का अब्बा यह सुनकर बहुत खौफज़दा हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि माहौल का गैर मामूली सुकून, जहाज़ों का उड़ना
बाजार में सशस्त्र पुलिस की गश्त, लोगों के चेहरे पर उदासी का आलम और खूनी आंधियों का आमद किसी खौफनाक हादसे के आसार थे। वह हादसा किस किस्म का होगा या खालिद के अब्बा की तरह किसी को भी मालूम नहीं था, मगर फिर भी सारा शहर किसी नामालूम खौफ से लिपटा हुआ था। बाजार जाने के ख्याल को तर्क करके खालिद का अब्बा अभी कपड़े भी नहीं बदल पाया था कि जहाज़ों का शोर बुलंद हुआ। वह सहम गया। उसे लगा जैसे सैकड़ों इंसान एक सी आवाज़ में दर्द की शिद्दत से करा रहे हैं। खालिद जहाज़ों का शोरगुल सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर दौड़ आया और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि वे जिस वक्त गोला फेंके वह अपनी हवाई बंदूक की मदद से उन्हें नीचे गिरा दे। इस वक्त इस 6 साला बच्चे के चेहरे पर मजबूत इरादा और दृढ़ निश्चय के लक्षण प्रकट थे, जो कम हकीकत बंदूक का खिलौना हाथ में थामे एक वीर सिपाही को शर्मिंदा कर रहा था। मालूम होता था कि वह इस चीज़ को जो उसे अरसे से खौफजदा कर रही है मिटाने पर तुला हुआ है। खालिद के देखते देखते एक जहाज से कुछ चीज़ गिरी, जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समान थी। गिरते ही वे टुकड़े हवा में पतंगों की तरह उड़ने लगे। इसमें से चंद खालिद के मकान की छत पर भी गिरे। खालिद भागता हुआ ऊपर गया और कागज़ उठाकर अपने वालिद के पास ले गया। अब्बा जी, मामा सचमुच झूठ बक रही थी। जहाज वालों ने तो गोलों की बजाय कागज़ फेंके हैं। खालिद के बाप ने वह कागज़ लेकर पढ़ना शुरू किया तो रंग जर्द हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर अब उसे साफ तौर पर नजर आने लगी थी। उस इश्तिहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं देता, और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई जलसा किया गया तो अंजाम की जिम्मेदार स्वयं जनता होगी। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के बाद इस कदर हैरान देखकर खालिद ने घबराते हुए पूछा, इस कागज़ में यह तो नहीं लिखा कि वह हमारे घर पर गोला फेंक देंगे? खालिद, इस वक्त तुम जाओ जाओ, अपनी बंदूक से खेलो। मगर इसमें लिखा क्या है? लिखा है, आज शाम को एक तमाशा होगा। खालिद के बाप ने गुफ्तगू को अधिक बढ़ाने के डर से झूठ बोलते हुए कहा, तमाशा होगा? फिर तो हम भी चलेंगे ना? क्या क्या कहा? क्या इस तमाशे में आप मुझे नहीं ले चलेंगे? ले चलेंगे। अब जाओ, जाकर खेलो। कहाँ खेलूं? बाजार में आप मुझे जाने नहीं देते, मामा मुझसे खेलती नहीं, मेरा सहपाठी भी तो आजकल यहाँ नहीं आता। अब आप ही बताएं, मैं खेलूं तो किससे खेलूं? शाम के वक्त तमाशा देखने तो ज़रूर ले चलेंगे ना? किसी जवाब का इंतज़ार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और अलग अलग कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की बैठक में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थी। खिड़की के करीब जाकर वह बाजार की तरफ देखने लगा तो क्या देखता है कि बाजार में दुकानें बंद हैं, मगर आना जाना जारी है। लोग जलसे में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वह सख्त हैरान था कि दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मसले के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर कोई नतीजा ना निकाल सका। बहुत सोच विचार के बाद उसने सोचा कि लोगों ने वह तमाशा देखने की खातिर जिसके इश्तिहार जहाज बांट रहे थे, दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसने ख्याल किया कि वह कोई निहायती दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए तमाम बाजार बंद है। इस ख्याल ने खालिद को सख्त बेचैन कर दिया और वह उस वक्त का बेकरारी से इंतज़ार करने लगा जब अब्बा उसे तमाशा दिखाने ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया। वह खूनी घड़ी करीब तर आ गई। तीसरे पहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और माँ सहन में चुप बैठे एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से ताक रहे थे। हवा सिसकियाँ भरती हुई चल रही थी। तड़ तड़ की आवाज़ सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज़ की तरह सफ़ेद हो गया। ज़बान से मुश्किल से इतना ही कह सका, गोली। खालिद की माँ भया तिरेक से एक भी शब्द मुँह से ना निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद इस आवाज़ को सुनते ही अपनी वालिद की उंगली पकड़कर कहने लगा, अब्बा जी, चलो चले, तमाशा तो शुरू हो गया है। कौन सा तमाशा? खालिद के बाप ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा, वही तमाशा जिसके इश्तिहार आज सुबह जहाज़ बांट रहे थे। खेल शुरू हो गया है, तभी तो इतने पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है।
अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो। अब जाओ, मामा के पास जाकर खेलो। खालिद यह सुनते ही बावर्ची खाने की तरफ रवाना हो गया, मगर वहाँ मामा को ना पाकर अपने वालिद की बैठक में जाकर खिड़की से बाजार की तरफ देखने लगा। बाजार आमदोरफ्त बंद हो जाने की वजह से साएं साएं कर रहा था। दूर फासले से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ क्षणों के बाद इन चीखों में इंसानों की दर्दनाक आवाज़ें शामिल हो गईं। खालिद किसी को कराहते सुनकर बहुत हैरान हुआ। अभी वह इस आवाज़ की जुस्तजू के लिए कोशिश कर ही रहा था कि चौक में उसे एक लड़का दिखाई दिया जो चीखता चिल्लाता भागता चला आ रहा था। खालिद के कमरे के ठीक सामने वह लड़का लड़खड़ाकर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर गहरा जख्म था जिससे फव्वारों खून निकल रहा था। यह दृश्य देखकर खालिद बहुत खौफज़दा हुआ। भागकर अपने वालिद के पास आया और कहने लगा, अब्बा अब्बा, बाजार में एक लड़का गिरा पड़ा है, उसकी टांग से बहुत खून निकल रहा है। खालिद का बाप यह सुनते ही खिड़की की तरफ गया और देखा कि वाकई एक नौजवान बाजार में औंधे मुंह पड़ा है। बादशाह के खौफ के कारण किसी में इतना साहस नहीं था कि उस लड़के को सड़क पर से उठाकर सामने वाली दुकान के पट्टे पर लिटा दे। अब्बा, इस लड़के को किसी ने पीटा है। खालिद का बाप हाँ में सर हिलाता कमरे से बाहर चला गया। अब खालिद कमरे में अकेला रह गया। वह सोचने लगा कि इस लड़के को इतने बड़े जख्म से कितनी तकलीफ हुई होगी, जबकि एक दफ़ा उसे चाकू चुभने से ही तमाम रात नींद नहीं आई थी। उसका बाप और उसकी माँ तमाम रात उसके सिरहाने बैठे रहे थे। इस ख्याल के आते ही उसे ऐसा मालूम होने लगा जैसे वह जख्म खुद उसकी पिंडली में है और उसमें बहुत तेज़ दर्द है। वह एकदम रोने लगा। खालिद के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई और उसको गोद में लेकर पूछने लगी, मेरे बच्चे, रो क्यों रहे हो? मम्मी, उसे किसी ने मारा है। शरारत की होगी उसने। मगर स्कूल में तो छड़ी से सजा देते हैं, लहू तो नहीं निकलता। छड़ी जोर से लग गई होगी। तो फिर क्यों इस लड़के को इस कदर मारा है? एक रोज़ जब मास्टर साहब ने मेरे कान खींचकर सुर्ख कर दिए थे तो अब्बा जी ने हेडमास्टर से शिकायत की थी ना। इस लड़के का मास्टर बहुत बड़ा आदमी है। अल्लाह मियाँ से भी बड़ा? नहीं, उनसे छोटा है। तो फिर वह अल्लाह मियाँ के पास शिकायत करेगा? अब देर हो गई है, चलो सोएं। अल्लाह मियाँ, मैं दुआ करता हूँ कि तू उस मास्टर को जिसने इस लड़के को पीटा है अच्छी तरह सज़ा दे और उस छड़ी को छीन ले जिसके इस्तेमाल से खून निकल आता है। मैंने पहाड़े याद नहीं किए, इसीलिए मुझे डर है कि कहीं वही छड़ी मेरे उस्ताद के हाथ ना आ जाए। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। सोते वक्त खालिद दिल में दुआ मांग रहा था। शुक्रिया। मेरी और कहानियाँ सुनने के लिए फॉलो करें मेरा पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल सुनो कहानी विपुल के साथ।